53 घंटे से ज्यादा बोरवेल में 3 साल की जो मासूम बच्ची है वो फंसी है और 120 फीट पर अभी मासूम चेतना अटकी हुई है। प्रशासन ने दूसरी पाइलिंग मशीन मंगवाई है, बैकअप के तौर पर दूसरी मशीन मंगवा ली गई है। 200 फीट तक खुदाई करने में ये मशीन सक्षम रही है। दौसा में इसी मशीन से रेस्क्यू किया गया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 3 साल की मासूम बच्ची जो चेतना है अभी भी बोरवेल में फंसी हुई है। तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं बच्ची को बाहर निकालने के लिए, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये परिजनों की तस्वीर है जिनका रो रो करके बुरा हाल है। सब्र जो है इनका टूटता जा रहा है और यही मांग की जा रही है इनकी तरफ से जल्द इनकी बच्ची चेतना को बाहर निकाला जाए। दूसरी तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं, आप देखिए, जो कैमरे से निगरानी बच्ची पर रखी जा रही है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा है। तीसरी तस्वीर, पाइलिंग मशीन मौके पर पहुंच चुकी है। बच्ची को निकालने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। 120 फीट पर जो है मासूम चेतना अभी भी अटकी हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हीरालाल, मौके से जरा तस्वीर दिखाइएगा। दूसरी पाइलिंग मशीन भी पहुंच चुकी है, किस हिसाब से रेस्क्यू किया जा रहा है? जी, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि प्रशासन ने दूसरी पाइलिंग मशीन मौके पे बुलाई है। ये पाइलिंग मशीन वही पाइलिंग मशीन है जो दौसा में जब इस प्रकार का जो घटना घटित हुई थी, वहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, वहाँ भी यही दूसरी जो पाइलिंग मशीन है उसको मंगवाया गया था। बताया जा रहा है कि ये वहाँ पर जो घटना घटित हुई थी उस समय जो पहली जो पाइलिंग मशीन थी वो खराब हो गई थी। उसके बाद बैकअप के तौर पर दूसरी पाइलिंग मशीन मंगाई गई थी और उसमें करीबन 6 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। तो यहाँ प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए दूसरी पाइलिंग मशीन को बैकअप के तौर पे मंगवा लिया। मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो पाइलिंग मशीन जो प्लान बी के तहत जो गड्ढा खोदा जा रहा था वो अभी फिलहाल कुछ देर के लिए रोका गया है और प्लान ए के तहत जो रेस्क्यू टीम लगातार प्लान ए को अंजाम दे रही थी और बच्ची को बाहर निकालने की जो रेस्क्यू किया जा रहा था वो अभी भी प्रयासरत है कि किसी प्रकार से है जो बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि प्लान ए के तहत जो रोड डालकर जो एल बैंड है उसको गड्ढे में डालकर बच्ची तक जो बैंड है उसको पहुंचाकर उस बच्ची के हाथों पैरों में जो है उस बैंड को अटकाकर उस बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल जो पाइलिंग मशीन दूसरी है उसको भी यहाँ बैकअप के तौर पे मंगा लेता है कि अगर पहली वाली मशीन में कोई टेक्निकल इशू आए तो समय का इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि दौसा में जिस प्रकार का जो वाकया सामने आया था कि पहली वाली मशीन जब उसमें टेक्निकल इशू आने की वजह से वो खराब हो गई थी, तब दूसरी मशीन को बुलाया गया था। उसमें 6 से 7 घंटे का जो समय लगा था, यहाँ भी हालांकि कम से कम 53 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी बच्ची है जो बोरवेल में अटकी हुई है। हालांकि जो यहाँ पे बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं और जो उनका इंतजार बढ़ता जा रहा है। बच्चों जो बच्ची की माता पिता हैं उनका सब्र का बांध भी कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है, लेकिन उनकी उम्मीदें अभी बरकरार है। बिल्कुल हीरालाल, क्योंकि 53 घंटे से ज्यादा हो चुका है, परिजनों का भी रो रो करके बुरा हाल है। मौके से आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा बताइएगा, क्योंकि हमने देखा था कि कल तक जो है बच्ची का मूवमेंट देखने को मिला था, अभी क्या कोई मूवमेंट देखने को मिल रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कल दोपहर के बाद बच्ची का मूवमेंट अचानक दिखना बंद हो गया था और आज भी प्रशासनिक अधिकारियों ने और जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी हैं लगातार जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं कैमरा डालकर बच्ची के मूवमेंट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कैमरा बच्ची के तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि बोरवेल के गड्ढे में मिट्टी होने की वजह से मिट्टी उसके आसपास इकट्ठी हो गई है और मिट्टी तक होने की वजह से, क्योंकि मॉइस्चर है कैमरे में, बार बार वो मिट्टी है जो नमी है वो कैमरे की स्क्रीन पे आ रहा है। इस वजह से बच्ची तक वो कैमरा नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से जो बच्चे की जो मूवमेंट है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल जो एल बैंड टेक्निक है, जिसको जुगाड़ू टेक्निक जो स्थानीय स्तर पे जो लोग अमूनन करते हैं, वही टेक्निक जो दौसा में अपनाई गई थी। आमतौर पर जब भी इस प्रकार की घटना होती है तो एल बैंड वाली जो जुगाड़ू जो टेक्निक है उसी के जरिए आज यहाँ ये रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 53 घंटों से लगातार जारी है। बिल्कुल हीरालाल, वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तमाम कोशिशें की जा रही है, देसी जुगाड़ नुस्खा अपनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द बच्ची को निकाल लिया जाए। अधिकारी हैं क्या वहां पर, कोई पूछे किस हिसाब से रेस्क्यू तेज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस समय बात करने के लिए यहाँ के जो कोटपुतली एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 53 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लगातार आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, अब क्या तैयारी है? नहीं, बिल्कुल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है जो अपना कंटिन्यू है। जो अपनी एनडीआरएफ की टीम है वो भी रेस्क्यू की कार्रवाई लगातार जारी है और पहले ही अपना जो पाइलिंग मशीन वाला है वो भी, उससे भी रेस्क्यू की कार्रवाई वो जारी है।
सर दूसरी पाइलिंग मशीन यहाँ मौके पे बुलाई गई है, क्या दूसरी पाइलिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा पहली वाली की जगह? दूसरी जो पाइलिंग मशीन है वो स्टैंड बाई रखी गई है। ये जो पाइलिंग मशीन है वो 150 फीट तक की हाइट तक का है। इसमें अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है तो उसको स्टैंड बाई इसीलिए रखा गया है कि जरूरत पड़ती है तो उसकी मदद ली जाएगी। सर अभी तक जो पहली वाली पाइलिंग मशीन है उससे कहाँ तक कितनी फीट तक खुदाई कर दी गई? अभी सुबह ही इसमें पाइलिंग मशीन का काम है वो शुरू कर दिया गया था, लेकिन कच्ची मिट्टी होने के कारण यहाँ पे लाइनर की व्यवस्था करवाई गई है। अभी लाइनर हो गए हैं तो अभी 30 से 35 फीट तक की जो डिगिंग है वो हो चुकी है। सर प्लान ए एग्जीक्यूट लगातार किया जा रहा है। संभावना यही जताई जा रही थी कि जो बच्ची का हाथ है जो रिंग में फंस भी चुका है और उस रिंग के जरिए उस बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। अब क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जो प्लान ए है अपना जो एनडीआरएफ टीम एग्जीक्यूट कर रही है उस पे कंटिन्यू है। अभी होप सो उससे भी रिजल्ट आ जाए, नहीं तो अपन पहले भी पाइलिंग मशीन वाला ऑपरेशन है वो कंटिन्यू है। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये एसडीएम थे जिनका कहना है कि जो प्लान ए है एग्जीक्यूट लगातार किया जा रहा है, बच्ची का मूवमेंट देखने का प्रयास किया जा रहा है। जो दूसरी मशीन पाइलिंग मशीन है उसको बैकअप के तौर पे यहाँ मंगवाया गया है। जो पहली वाली मशीन है उसकी जो खुदाई की जो क्षमता 150 फीट के करीबन बताई जा रही है। दूसरी जो मशीन यहाँ मंगवाई गई है उसकी 200 फीट की जो खुदाई क्षमता है वो लगातार जो यहाँ मंगवाई गई है। क्योंकि दौसा में जिस प्रकार की स्थिति है तो प्रशासन नहीं चाहता कि वो स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो, लेकिन बैकअप के तौर पर उस मशीन को यहाँ बुलवाया गया है। जी हीरालाल, क्योंकि गीली मिट्टी की वजह से काफी परेशानियां भी हो रही हैं, तमाम तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है कि मासूम चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। वहां पर जो है हम देख पा रहे हैं कि पूरे एरिया को घेर दिया गया है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जरा आसपास अगर आप वहां की तस्वीरें दिखा पाएं। जी मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो 2 जेसीबी मशीन से यहाँ एक बड़ा गड्ढा खोदा गया है, मिट्टी यहाँ से लगातार निकाली जा रही है और आसपास की जो जितने भी तमाम जो एरिया है उसको कवर्ड किया गया है। पोल लगाकर रस्सी के सहारे उसको बैरिकेटिंग की गई है। जो पुलिस जवान है, पुलिस अधिकारी हैं, वो यहाँ कानून व्यवस्था के तौर पे मौजूद है। पुलिस जो जवान है उनको भी उन बैरिकेड्स के पास तैनात किया गया है ताकि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है इस रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के लिए यहाँ जुटे हुए हैं और किसी प्रकार की रेस्क्यू ऑपरेशन में डिस्टर्बेंस इन ग्रामीणों की वजह से नहीं, क्योंकि एक उत्सुकता होती है। हीरालाल, अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, दूसरी पाइलिंग मशीन भी पहुंच चुकी है। तमाम कोशिश की जा रही है कि चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। शुक्रिया, आप नजर बनाकर के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। राजधानी जयपुर में साल के आखिरी महीने में भांकरोटा में हुए अग्निकांड में मृतकों का बढ़ता आंकड़ा परेशान कर रहा है। आपको बता दें कि हादसे में अब तक 18 मरीजों की जान जा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। एसएमएस में भर्ती एक और घायल ने तोड़ा दम। पिछले 24 घंटे में 3 घायल तोड़ चुके हैं दम। अब तक 18 मरीजों की जा चुकी जान। मृतकों का बढ़ता आंकड़ा कर रहा परेशान। डॉक्टर्स तो बोल रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक उनसे हो रहा है। डॉक्टर नर्सेस सब पूरी तरह से लगे हुए हैं और सब ट्रीटमेंट बराबर है। अभी तो अच्छा है, डॉक्टर बोल रहे अच्छा हो जाएगा। हालात चाहे जितने भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन चमत्कार की उम्मीद तो रहती है। यही उम्मीद जीवन को आकार देती है, मुश्किल वक्त में भी संबल बनाए रखने का साहस देती है। एसएमएस में इंतजार कर रहे कई घायलों के परिजन आश्वस्त हैं कि उनके अपने बिल्कुल ठीक होकर अपने घर लौटेंगे। ईश्वर उनकी उम्मीद पर अपनी कृपा की मोहर लगाएं। लेकिन एक स्याह सच्चाई ये भी है कि भांकरोटा अग्निकांड में मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 घायल दम तोड़ चुके हैं। अब तक 18 मरीजों की जान जा चुकी है। तीनों लोग जो थे अभी इनिशियली जैसा कि पता है आपको कि 31 पेशेंट हमारे पास आए थे, उनमें से 3 जो पेशेंट थे वो काफ़ी सिक थे पहले से, जो कंटिन्यूसली 5 पेशेंट सिक चल रहे हैं। उनमें से 3 पेशेंट जो थे उनकी आज नाइट में और मॉर्निंग में डेथ हुई है। और पेशेंट एक तो बंसीलाल है और दूसरा पेशेंट विजेंद्र है और तीसरा पेशेंट विजेता है। ये तीनों काफ़ी दिनों से सिक चल रहे थे, वेंटिलेटर पे थे, तो इनकी आज डेथ हुई है। भयावह अग्निकांड में एक और जहां कई परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया, तो कई अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस बीच पेट्रोल पंप स्थित हनुमान मंदिर में मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए शांति यज्ञ आयोजित हुआ। पुलिस प्रशासन ने उन योद्धाओं को सम्मानित करने की कवायद भी शुरू कर दी है जिन्होंने मुश्किल की उस घड़ी में अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे की इत्तला देकर मौत के आंकड़ों पर रोक लगाई।
और शहर में ऐसे लोगों की पहचान, ऐसे अनसंग हीरो की पहचान बड़ी जरूरी है जो आपदा में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद करते हैं। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि एसीपी बगरू के निर्देशन में हमने एक टीम का गठन किया है ताकि ऐसे अनसंग हीरोज का पता किया जाए, गुड समैरिटन के तहत उनका डॉक्यूमेंटेशन करके उनको उचित पारितोषिक दिलाया जा सके। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद कुछ मददगारों के फोटो वीडियो सामने आए हैं। दूसरे लोगों की पहचान के लिए टीम बनाई गई है ताकि सभी को सम्मान मिले और उनसे प्रेरित होकर आगे भी लोग मदद के लिए आगे आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अगर आप ये मानते हैं कि अपराधियों में राजस्थान पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा तो कोटा और उदयपुर से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए जो आपको अपनी राय बदलने पर मजबूर कर देंगी। देखिए रिपोर्ट। कानून अपनी औकात बताने पर आ जाए तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। ऐसी ही 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कोटा की है जहां पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला, तो दूसरी और तीसरी तस्वीर लेक सिटी उदयपुर की है। जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का चलाने की हसरत रखने वाले कानून का हल्का प्रहार भी नहीं झेल पाए। देखते ही देखते बेबसी का इश्तिहार बनकर रह गए। आगे आगे पुलिस और पीछे पीछे बदमाश, दोनों की बॉडी लैंग्वेज का फर्क देखिए। सचमुच बदमाश चाहे जितनी अकड़ रखें, कानून का हाथ पड़ते ही सारी अकड़, सारी हेकड़ी हवा हो जाती है। सिर झुकाए इन तीनों अपराधियों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इन तीनों ने कभी कानून को आंख दिखाने की हिमाकत भी की होगी। बहरहाल सुकेत थाना पुलिस ने मारपीट और लूटपाट के आरोप में इन तीनों का जुलूस निकाला। तीनों बदमाशों को पैदल ही चक्कर लगवाए ताकि अपराध की राह पर चलने वाले इस रास्ते का अंजाम देख सके। उदयपुर की गोकुंडा पुलिस ने 3 शातिर चोरों का जुलूस निकाला। थाने से शुरू किया गया जुलूस 4 भुजानाथ मंदिर जाकर खत्म। चोरों के जुलूस को देखने के लिए काफी ग्रामीण भी जुटे थे। वैसे थानाधिकारी ने इसे मौका तस्दीक की कार्रवाई की। ये मानवाधिकार के पूरे नियमों को ध्यान में रखते हुए जी, क्योंकि गाड़ी ऑफलाइन थी और मौका तस्दीक की कार्रवाई की जानी थी, इसलिए गलियां सकड़ी है काफी, तो उसी आधार पे आज इनको बाजार में से पैदल ही लेके आए। तीनों आरोपियों ने 12 दिन पहले ही मंदिर से रुपयों से भरी दान पेटी चुराई थी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों से पूछताछ में और वारदात खुलने की संभावना है। और अब 30 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज को देखिए जिससे खाकी का इकबाल बुलंद हो रहा है। सबसे पहले ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में खड़े इस बदहवास शख्स को देखिए। पुलिस रिकॉर्ड में यह हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज है। नाम है राहुल गुर्जर। चेहरे पर पसरी लाचारी देखकर यकीन नहीं होता ना कि कल तक ये कानून को जेब में लिए घूमता होगा। ये देखिए कैसे पुलिस के अफसर को देखते ही हिस्ट्री शीटर उसके पांव में गिर पड़ता है। मिली जानकारी के मुताबिक सीआई और टीम हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर को मौका तस्दीक के लिए चित्रकूट नगर स्थित उस होटल में गई थी जहां राहुल ने अपने साथियों के साथ थाईलैंड की युवती को गोली मारी थी। मतलब साफ है, अगर पुलिस चाह ले तो अपराधियों की एक न चलेगी। अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास कायम होते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है और सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बूथ स्तर पर अटल स्मृति सभाओं का आयोजन और कविताओं का वाचन के अलावा बूथ युवाओं द्वारा वाजपेयी जी के योगदान पर चर्चा की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती। 100वीं जयंती पर सीएम का बड़ा ऐलान। हर एक ग्राम पंचायत में खुलेंगे अटल ज्ञान केंद्र। हमारी सरकार अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेगी। ई लाइब्रेरी की भी होगी शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। अटल जी की 100वीं जयंती पर बूथ स्तर पर अटल स्मृति सभाओं का आयोजन, कविताओं का वाचन के साथ साथ उनके योगदान पर भी चर्चा की।
अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे भारत माँ के सपूत जिन्होंने पूरे जीवन माँ भारती की सेवा के लिए और एक लक्ष्य को लेते हुए उन्होंने अपने जीवन को संजोया। उन्होंने हमेशा राष्ट्र हमारा कैसे मजबूत रहे, राष्ट्र की परिकल्पना का आधार बनाने वाले अगर कोई राजनेता थे, उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी। सीएम भजनलाल ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वो ऐसे नेता थे जिन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सुनते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व समुद्र की तरह, गहरा आकाश की तरह विशाल था। उसको लोकसभा के अंदर बोलते थे, कहीं भी हो उनकी बात को लोग गंभीरता से सुनते थे। उनकी हर बात तर्क संगत होती थी, प्रामाणिकता के आधार पर वो बात कहते थे और लोग चाहे वो कोई से भी दल का हो वो विश्वास करते। सीएम भजनलाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की 100वीं जयंती पर बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने 500 करोड़ की लागत से प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलने का ऐलान किया। साथ ही अटल ज्ञान केंद्र में ई लाइब्रेरी की शुरुआत भी की जाएगी। इसके अलावा ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर अटल ई गवर्नेंस किया गया। युवाओं को जागरूक करने के साथ प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारी सरकार अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेगी। ये अटल ज्ञान केंद्र युवाओं को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक विकास में भागीदारी बनाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर स्थानीय युवती को अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। हमारी जो 12,000 पंचायत है उसमें एक अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। उनको रोजगार देने का भी काम किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के स्वयं अध्ययन व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आमजन में पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों पर ई लाइब्रेरी की सुविधा विकसित की जाएगी। उसमें लाइब्रेरी भी होगी और ई लाइब्रेरी भी होगी। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े 2 किस्से सुनाए। माननीय अटल जी पाली में आए थे, विधानसभा के चुनाव थे और मैं कॉलेज से निकला था, कॉलेज में था, तो अटल जी को हम लेकर के गए रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, संपतमल जी गांधी उम्मीदवार थे हमारे 1971 में पाली से विधानसभा के उम्मीदवार, साहब को पता है। संपतमल जी गांधी थे और जब रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद संपतमल जी ने पूछा कि आपने भोजन किया कि नहीं। क्या बोले, आपने पूछा ही नहीं। फिर मुझे भेजा वापस स्कूटर लेकर के और मैं जाकर के और संपतमल जी के घर से टिफिन ला करके रेलवे के रिटायरिंग रूम के अंदर उनको खाना खिलाया था। 26 दिसंबर को अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों में कंप्यूटर कक्ष का नाम अटल कंप्यूटर कक्ष होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने विवेक से कोई बात नहीं करते हैं, केवल पर्ची पढ़ते हैं। बीजेपी संविधान महात्मा गांधी और अंबेडकर के बजाय गोडसे की विचारधारा का समर्थन करने वाली है। अंबेडकर जी का अपमान करने का काम कर रहे हैं, केवल माफी नहीं मांगनी पड़े इसलिए ध्यान भटकने का काम कर रहे हैं। अपने विवेक से तो कोई बात कहते नहीं है, उनके पास में दिल्ली से पर्ची आती है, वो पढ़ देते हैं। 12 महीने में किसी भी मीडिया के बंधु का एक भी सवाल उन्होंने लिया हो और उसका जवाब अपने विवेक से दिया हो तो मुझे बता दो, तब तो मैं मान जाऊंगा। उनको कहा गया कि अमित शाह जी की जो भावना थी, जो संविधान
को बदलने की, जो संविधान में बाबा साहब का नाम और जो महात्मा गांधी जी की और अंबेडकर साहब की जो भावना उसमें थी, उसको वो मानते नहीं हैं, उसे परहेज करते हैं, क्योंकि वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इसलिए अंबेडकर और महात्मा गांधी की और संविधान की भाषा वो नहीं समझते हैं। वो जिस संविधान के आधार पर जो बाबा साहब ने लिखा, उसके आधार पे वहां गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने, और उन्हीं का अपमान करने का काम लोकसभा के अंदर वो कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के निशाना साधा है। टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में अपराध बेकाबू है। डीग जैसी घटनाएं प्रदेश में कानून व्यवस्था के फेल होने का सबूत है। सरकार को साल भर हो चुका है, लेकिन अभी भी युवाओं को रोजगार के नाम पर कुछ नहीं मिला। राजस्थान में कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और नए साल में राजस्थान में संविधान बचाओ अभियान के तहत गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी संविधान यात्राएं निकाली जाएंगी। 26 जनवरी तक लगातार कांग्रेस के कार्यक्रम जारी रहेंगे और फिर विधानसभा में सरकार का घेराव किया जाएगा। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या बुनियादी मुद्दे रहेंगे और किन चीज़ों को लेकर के कांग्रेस फिलहाल पूरी तरह से सरकार को नाकाम बता रही है, बातचीत करते हैं। सर, क्या स्थिति है प्रदेश की? एक साल पर भी आपने नाराजगी काफ़ी जाहिर की और अब जो हालात हैं, जो घटना है, पूछना चाहूँगा, आज जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर, पिछले 3 दिनों से एक बच्ची कोटपुतली के अंदर बोरवेल में फंसी हुई है, वो नहीं निकल पा रही है। उन पे कोई एक शब्द नहीं बोला। मैं ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि थोड़ा राज्य की तरफ भी ध्यान दें, प्रदेश की तरफ ध्यान दें। आज जो हालात बन रहे हैं, पिछले 1 साल में आपको पूरा कंप्लीट हो गया, कोई ऐसा काम नहीं किया जनता को कोई मदद मिल सके। किसान को बिजली नहीं, पानी नहीं, खाद नहीं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं, विधवाओं को पेंशन नहीं, दिव्यांगों को पेंशन नहीं। ये तो आपकी सरकार काम कर रही है। पिछले हमारे समय के जो काम थे उनका बजट तक नहीं दिया जा रहा है लोगों को। जो बिल्डिंगें बन रही थी, कॉलेज की थी, उपखंड कार्यालय की थी, पंचायत समितियों की थी, बैठे सड़कों के थे, पैसे नहीं दे रहे हैं। ये हालत इस सरकार की बन रही है। जो मौजूदा हालात हैं और जो चल रहा है प्रदेश के अंदर, जो स्थितियाँ हैं, उसको असेसमेंट के बाद में जो सदन होगा किस तरह का रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, मुद्दे तो जो 1 साल का कार्यकाल है, इनकी घोषणाएं हैं, जनता जो 1 साल से सह रही है, जनता को जो परेशानी आ रही है, जो तानाशाही राजस्थान के अंदर चल रही है, उन सब मुद्दों को लेकर हम इनको घेरेंगे। छोड़ने वाले हैं नहीं, किसी भी स्तर पे जाना पड़े हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जनता के सामने क्लियर करके रखेंगे कि इनकी नीति क्या है, नीयत क्या है। अगले जो विधानसभा सत्र में इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार की विफलताओं को लेकर के हमला बोला और झुंझुनू में कांग्रेस प्रभारी और फतेहपुर विधायक हाकम अली और कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि 1 साल में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है और अपराध बढ़े हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली वालों को राजी करने में और अपने मंत्रियों को मनाने में ही व्यस्त रहे। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव 1 साल में कुछ भी कोई विकास का काम नहीं किया और कोई योजनाएं हैं जो उनको इन्होंने धरातल पर नहीं लाए। 1 साल में सिर्फ इन्होंने अपने आपस की लड़ाई, आपस के खिंचातान अपने मंत्रियों को मनाने में और अपने मंत्रियों को बुलाने में ही बिता दिया और अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया कि आए दिन गैंगवार हो रही है। आए दिन जो माफिया हैं वो फोन कर करके बिजनेसमैनों को धमका रहे हैं, आम आदमी को धमका रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं, उनसे वसूली के पैसे मांग रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। एकल पट्टा प्रकरण में अब नया मोड़ सामने आया है। इसके लिए बनी कमेटी के अब ये सामने ये आया कि एकल पट्टा गायब होने की झूठी गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। ऐसे में 24 दिसंबर को एकल पट्टा जांच समिति के सचिव रवि शर्मा की ओर से अशोकनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि इससे संबंधित डॉक्यूमेंट को षड्यंत्र पूर्वक गायब किया गया था, जबकि अधिकारियों की ओर से इसके गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले की जांच सीआई उमेश बेनीवाल की ओर से की जा रही है और आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक ने बताया कि पट्टा घोटाला में मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री शांति धारीवाल है। धारीवाल को बचाने के लिए अशोकनगर थाने में मिली भगत से थाने के परिवाद रजिस्टर में फेरबदल कर षड्यंत्र रचा गया।
सचिवालय से गुम हुई पत्रावलियों के लिए अशोकनगर थाना जयपुर में परिवार दर्ज करने में हुई जो कूट रचना हुई थी, उसके लिए राजस्थान सरकार ने अशोकनगर थाने में कल एक एफआईआर दर्ज कराई है। चूंकि एकल पट्टा घोटाला मुख्य आरोपी शांति धारीवाल से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले में मुख्य आरोपी शांति धारीवाल को बचाने के लिए उनके गिरोह के लोगों ने पहले तो सचिवालय से एफआईआर को सचिवालय से पत्रावलियों को गायब किया और सचिवालय से पत्रावलियों को गायब करने के बाद अशोकनगर थाने में बैक डेट में वहां के परिवार रजिस्टर में कूट रचित तरीके से और ये पत्रावलियों के गायब होने की रपट दर्ज कराई। ये एकल पट्टा प्रकरण जांच समिति के सचिव हैं श्री रवि शर्मा जी, उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है। 2013 में जो एकल पट्टा प्रकरण था उसकी जो संबंधित जो पत्रावली थी उसमें उनका एलिगेशन ये है कि जो यूडीएच के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने उसको जानबूझ के उसको खो दिया, उसमें मिथ्या और कूट रचना करते हुए और उसकी गुमशुदगी थाना अशोकनगर पर दर्ज करवा दी, जिसके संदर्भ में एफआईआर जांच की जा रही है। और बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रोड़ा गांव में गैस टंकी लीकेज होने से विस्फोट हुआ है। महिला अपने घर की रसोई में तेल गर्म करने गई थी, बिजली का स्विच ऑन करते ही लीकेज गैस से जो है आग पकड़ ली और हादसे में पति और 3 मासूम बच्चे बाल बाल बचे हैं। महिला का पीबीएम में उपचार चल रहा है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सरकारी आवास और मुआवजा देने की मांग रखी है। बीकानेर के नोखा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि रोड़ा गांव में गैस टंकी लीकेज होने से विस्फोट हुआ है और महिला अपने घर की रसोई में तेल गर्म करने के लिए गई थी। बिजली का स्विच जैसे ही उसने ऑन किया तो लीकेज गैस ने आग पकड़ ली और इस हादसे में पति और 3 मासूम बच्चे बाल बाल बचे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। बीकानेर के नोखा की ये तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। यही वो घर है जहां पर जो है लीकेज होने के चलते हादसा हो गया और महिला का पीबीएम में उपचार चल रहा है। किसान जब खेत में कमाता है तब जाकर पूरा देश खाता है, लेकिन वही अन्नदाता अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान होता नजर आता है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें किसानों की परेशानी को बखूबी बयां कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। खेतों में खून पसीना बहाने वाले किसान जब परेशान होता है तो प्रदर्शन की राह पर निकलता है, लेकिन उससे पहले वो तब तक सहता है जब तक सह सकता है। मौसम कोई भी हो, किसान के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। अब करौली से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां किसान बिजली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सपोटरा उपखंड के किसान सिंचाई के लिए दिन में बिजली की मांग कर रहे हैं। गुस्साए किसानों ने बिजली के तारों पर रस्सा डालकर बिजली को बाधित कर रहे हैं। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को पहले भी दिन में बिजली उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन उनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम ये नहीं कहे हम 16 घंटा 12 घंटा लाइट दे, जितनी गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी है देते ही दे, लेकिन हमारा 2 फीडर चल रहा है शुरू से और आज तक 2 चलता है। तो अभी ये दिसंबर का महीना मार के नहीं हेरा फेरी करी है, ये हमको जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। करौली में किसानों ने जहां हक की आवाज बुलंद की है, वहीं दूसरी ओर अलवर में किसानों की मजबूरी भरी तस्वीरें सामने आई। मालाखेड़ा बारिश में भीगी लाल प्याज को गलने से बचाने के लिए किसान कूलर पंखे से उन्हें सुखाते दिखे। आवारा गौवंश और वन्य जीव से बचाने की जुगत भी करनी पड़ रही है। बूंदाबांदी बारिश से आई, उससे प्याज की में नमी बन गई, गीली हो गई, परंतु किसान पूरी कोशिश कर रहा है पंखों से सुखाने की भी। धूप निकल नहीं रही, कहीं कूलर चला रहे, कहीं ट्रैक्टर के पंखे उनके चला रहे, काफ़ी परेशान है और मार्केट भाव फिर भी नहीं मिल पा रहा है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके में कड़ाके की ठंड के बीच किसान 3 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर 0 RD पर खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक नहरों में वरीयता का पूरा पानी और MSP पर मूंगफली की खरीद के अलावा फसल खराब की क्लेम राशि किसानों को नहीं मिलेगी, तब तक धरना जारी रहेगा। पानी नहीं है नहरों में, आज 2 रातों से खुले मैदान में हम बैठे हैं। घर जाएं तो क्या करें, जाकर घर नहरों में पानी है नहीं, खेतों में फसलें जल रही हैं, तो यहाँ बैठे हैं हम धरना लगाकर। आज 2 दिनों से हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है, नहीं तो कोई नहरी अधिकारी आए हैं, न कोई जिला प्रशासन आया है, कोई नहीं, हमारी सुनाई करने वाला कोई नहीं है। हम बैठे हैं इधर।
बहरहाल कड़ाके की ठंड के बीच किसान परेशान है और उम्मीद कर रहे हैं कि उसकी परेशानी को सरकार समझेगी और उसकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर में गौरव टावर के पास बाइक सवार 2 युवकों के स्टंटबाजी के जो वीडियो है वो जम करके वायरल हो रहे हैं। आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं और लोगों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस बाइक नंबर के आधार पर दोनों युवकों की तलाशी कर रही है। तो ये स्टंटबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। जयपुर की ये तस्वीर है, आप देखिए गौरव टावर के पास ये स्टंटबाज जो है नजर आए हैं और स्टंटबाजों से जान का खतरा है। ये खुद तो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, साथ ही आसपास जो देखिए गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनको भी परेशानी से हो रही है। तो जयपुर की ये तस्वीर है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रही है। पुलिस अब इन दोनों युवकों की तलाशी करने में जुटी है। डीग जिले के पहाड़ी कस्बे में दिन दहाड़े नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। तीनों आरोपियों को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले पहाड़ी कस्बे से परीक्षा देकर के लौट रही छात्रा का दिन दहाड़े उसके ही ससुराल वालों ने अपहरण कर लिया था और इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने पहाड़ी थाने में अपहरण और दहेज का मामला दर्ज कराया था। दिनांक 23 दिसंबर की घटना थी। उसमें एक लड़की का पहाड़ी कस्बे से अपहरण कर दिया गया था। तो उसके संबंध में लगातार हमारी टीमें जो आरोपी हैं उनके संभावित ठिकानों पर दबिशें दे रही थी और तकनीकी विश्लेषण और आसूचना के आधार पर हमें सूचना मिली कि ये लोग कहीं किशनगढ़ बास में कहीं छिपे हुए हैं पीड़िता के साथ। तो वहाँ पर हमारी टीमों के साथ हमने दबिश दी और वहाँ से हमने लड़की को दस्तयाब कर लिया है और इसके अलावा तीन जो आरोपी है उनको भी हमने राउंड अप कर लिया है। ब्यावर शहर के विनोद नगर में 2 बाइक सवार युवकों ने एक स्कूटी सवार महिला के गले पर झपट्टा मार करके 1.5 तोले वजनी सोने की चैन उड़ा लिया और इस दौरान महिला ने बाइक सवार युवकों का पीछा करते हुए जोर से चिल्लाई, लेकिन तब तक दोनों बाइक सवार युवक आंखों से ओझल हो गए। यह वारदात आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बाइक सवार 2 युवक तेज रफ्तार से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर जो आई है आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। आप देखिए कैसे जो है ये बदमाश आते हैं, उसके बाद से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। पीड़ित महिला ने लुटेरों के खिलाफ साकेत नगर थाने में शिकायत करा दी है। सामान खरीदने वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में 2 जने मोटरसाइकिल से आए और पीछे से चैन तोड़कर भाग गए और विनोद नगर में, और हम पीछे भागे भी थे पर वो बहुत स्पीड में थे तो आगे चले गए। सवाई माधोपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कुस्तला पुलिस चौकी प्रभारी भरतलाल गुर्जर को ट्रैप किया है। एसीबी ने भरतलाल गुर्जर को 10,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी को कुश्तला क्षेत्र से अवैध बजरी परिवहन मामले में अवैध वसूली की शिकायत मिल रही थी और इसी दौरान परिवादी ने 1064 पर अवैध बजरी परिवहन की शिकायत दर्ज कराई और इस पर एसीबी ने परिवादी से संपर्क किया। एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी परिवहन करती हुई जो है कुस्तला पुलिस ने पकड़ी थी और इस पर कुस्तला चौकी प्रभारी ने बजरी को चौकी में खाली कर दिया और 30,000 परिवादी से ले लिया और ट्रैक्टर ट्रॉली का चालान भी कर दिया। एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया। इस दौरान 10,000 चौकी इंचार्ज के कहने पर एक कांस्टेबल को दे दिए और इसके बाद 10,000 की घूस की अतिरिक्त राशि लेते हुए एसीबी ने आरोपी चौकी इंचार्ज भरतलाल गुर्जर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। किराए पे काफ़ी समय से रात में बजरी के वाहन, ट्रैक्टर और डंपर वगैरह निकलने में वसूली की शिकायतें मिल रही थी, जिस पे नज़र थी। परिवादी द्वारा सोमवार को शिकायत की गई 1064 पे शिकायत के आधार पे हमने परिवादी संपर्क करके और पता किया तो सोमवार की रात्रि को बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में खाली करवा के और एमबी एक्ट की साधारण धाराओं में चालान काट के उससे 30,000 रुपये उसी वक्त ले लिए गए। देश हो या फिर प्रदेश, जब भी विकास का काम होता है उसमें जनता के टैक्स के पैसे लगते हैं,
लेकिन दौसा में जनता के पैसे के दुरुपयोग की वानगी देखने को मिल रही है, जहां पर्यटकों की सुविधा के लिए 18 करोड़ की लागत से बनी एक बिल्डिंग जर्जर होने की कगार पर है। देखिए रिपोर्ट। करीब 18 करोड़ की लागत से स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाया गया विश्राम भवन अब जर्जर होने की कगार पर है। देखते देखते कई साल बीत गए, लेकिन अब तक इसे शुरू नहीं किया जा सका। वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान दौसा में इस विश्राम भवन को बनाया गया। भवन काफी आलीशान तरीके से बनाया गया था। भवन में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया था, साथ ही पार्किंग और बैठक के लिए भी अच्छा स्पेस है। इतना ही नहीं, भवन के गेट भी शाही अंदाज में लगाए गए हैं और दरवाजों पर बेहतरीन नक्काशी का उपयोग किया गया था। कितनी आकर्षक तस्वीर है और आकर्षक बिल्डिंग बनाई गई है। पूरा लाल पत्थर इसके अंदर उपयोग में लिया गया है ताकि जो पर्यटन यहाँ पर आए या फिर जो श्रद्धालु जो यहाँ पर आए उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके, और इसी के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन जो अब हालात है वो ख़राब हो चुके हैं। अच्छी बिल्डिंग है और अब बड़े गेट लगाए गए हैं, आकर्षक गेट लगाए गए हैं, लेकिन जो बिल्डिंग है वो जीर्ण शीर्ण हालत में है। आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा जो लाल पत्थर लगाया गया था ये अब टूट के नीचे गिर चुका है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुकी है, और इस बिल्डिंग में सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिले ये ध्यान रखा गया था। और तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब स्वदेश दर्शन योजना के तहत इस बिल्डिंग को बनाया गया था। आप तस्वीरें देखिए, इसकी आकर्षक बनावट देखिए, किस तरह का इसमें जो कलाकृति है उसका उपयोग किया गया था। जो गेट हैं उनको काफी अच्छी तरीके से बनाया गया था ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए उनको काफी अच्छा फील हो। इसी उद्देश्य के साथ ये बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। साल 2013 से 14 में इस भवन का निर्माण शुरू हुआ। साल 2016 से 17 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, लेकिन 18 करोड़ की लागत से बना ये भवन अब तक शुरू नहीं किया गया। बिल्डिंग पर लगाया गया लाल पत्थर गिरने लगा। भवन के सामने जो पार्क था वो जंगल लगने लगा। इस बाबत दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार से बात की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी देखिए। पूर्व में टेंडर के माध्यम से उसके संचालन के लिए प्रयास किए गए थे, किंतु जो उसका मंथली रेंट हमने कैलकुलेट करा था, जो डीएलसी से पीडब्ल्यूडी द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, वो काफी अत्यधिक था, जो कि न्यूनतम भी टेंडर में रखने की आवश्यकता होती है। इस वजह से उसका टेंडर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसको क्योंकि वो जन उपयोगी भवन है, तो उसको हम किस प्रकार से सफल संचालन के लिए दे सकते हैं, तो इसके लिए हम 2-3 मॉडल पर अभी विचार कर रहे हैं, जिसमें या तो हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या फिर हम पर्यटन विभाग से इस प्रकार का शिथिलन प्राप्त करें कि हम न्यूनतम रेंट को हटाते हुए जो भी ओपन टेंडर से जो भी रेट हमारे पास आती है उसके माध्यम से हम उस बिल्डिंग को संचालन के लिए दे पाए। और इस संबंध में हमने पर्यटन विभाग से भी पत्राचार और संपर्क में है और उम्मीद है कि जल्द ही हम उसका संचालन कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि इस भवन के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया 70 लाख रुपए से ज्यादा है, जिसके चलते किसी भी संवेदक ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। अब एनजीओ के जरिए इसके संचालन की तैयारी की जा रही है। साथ ही पर्यटन मंत्रालय से पत्राचार के जरिए डीएलसी रेट से टेंडर के बजाय ओपन टेंडर जारी करने की अनुमति मांगी जा सकती है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह कितना जाला यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। पूरे जो गेट हैं वो खराब हो चुके हैं, पूरी मिट्टी जो दीमक है वो यहाँ पर आ चुकी है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह खराब होने की कगार पर है। काफी बार प्रयास किए गए कि बिल्डिंग शुरू हो, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग शुरू नहीं हो पाई है। और इसी बिल्डिंग के शुरू नहीं होने से सरकार को 18 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। साथ ही जो यात्रियों को जो सुविधा मिलने वाली थी वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।